हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो केन पार्सन्स की बैकरूम सीरीज का ब्रेकडाउन, जो कि अभी अभी आई A24 की मूवी से सीधे सीधे कनेक्टेड है। और मूवी भी केन पार्सन ने बनाई है। बल्कि अगर आप मूवी को बेहतर समझना चाहते हो तो ये सीरीज आपको देखनी ही पड़ेगी। और हाई चांसेस यही है कि सीरीज देखने के बाद भी आपको ठीक से चीजें समझ ना आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि पब्लिक डिमांड पे मैं मूवी भी ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। अगर आप बैकरूम्स के बारे में कुछ नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद आप प्रो बन जाओगे। आपको बैकरूम्स के बारे में जानकारी दे दूंगा और सीरीज में अब तक जो लोर बना है वो भी बताऊंगा। सीरीज देखनी है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी केन पिक्सल्स नाम के चैनल पे। 24 एपिसोड्स हैं अभी तक, जिनकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है और ना ही वो एक सीक्वेंस में है। बस रैंडम फाउंड फुटेज वीडियोस हैं जिन्हें मैं आपको सीधी टाइमलाइन के हिसाब से समझाने वाला हूँ। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। बैकरूम्स नाम का जो पूरा बवाल है वो शुरू हुआ था 2019 में, जब 4chan नाम की इमेज बोर्ड वेबसाइट के पैरानॉर्मल थीम बोर्ड पर एक यूजर ने एक थ्रेड चालू किया था अजीब फोटोज पोस्ट करने का। और उसमें ये वाली फोटो पोस्ट की थी, जो कि 2011 से 2018 के बीच कई बार 4chan पे पोस्ट हो चुकी थी। अभी तक इस फोटो के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, बस ये सभी को अजीब लगी थी। डल येलो वॉलपेपर वाली दीवारें, वैसा ही डल कारपेट वाला फ्लोर, ऊपर फ्लोरेसेंट लाइट्स, और देख के ऐसा लगता है जैसे एक के पीछे एक कई रूम्स हैं। फोटो भी हल्की सी टेढ़ी है, मानो किसी ने जल्दबाजी में ली हो। इस फोटो में लोगों को एक अलग ही क्रीपीनेस दिखाई दी, मानो अतीत का कोई भूला बिसरा एक दौर था जो अचानक से सामने आ गया। कुछ टाइम पहले तक येलो पेंट एकदम आम यूज होता था घरों के अंदर कमरों में, और फ्लोरेसेंट लाइट्स भी एकदम आम थी। मानो हमसे पहले जो जनरेशन थी ये उनका एस्थेटिक था। घर इससे उजला उजला दिखता था। याद ही होगा सबको 100 वॉट के बल्ब एकदम आम थे, कमरा एकदम येलो दिखता था। लेकिन ड्रास्टिकली अचानक से ये एस्थेटिक कहीं गायब हो गया। येलो को पूरी तरह व्हाइट ने ओवरटेक कर लिया। फ्लोरेसेंट लाइट्स की जगह LED ने ले ली, और जो येलो पेंट था उसे भी व्हाइट ने गायब कर दिया। येलो हमें डल और ड्रेनिंग लगने लगा। और मेन बात यह है कि ये ट्रांजिशन हमें कभी याद ही नहीं आता जब तक हम इस फोटो को नहीं देखते। तो सोचने पे हमें याद आता है कि ये इतनी भी कोई पुरानी बात नहीं है। वही अजीब फीलिंग ये फोटो जगाती है एक खोए हुए समय की। और हमारे अंदर एक डर होता है लिमिनल स्पेसेस का, वो भी ये फोटो ट्रिगर करती है। लिमिनल स्पेसेस उन जगहों को कहा जाता है जो ट्रांजिशन के लिए बनी होती है, जैसे सीढ़ियां, कोई हॉलवे, कॉरिडोर वगैरह। मतलब जब आप लिमिनल स्पेस में होते हो तब ना आप अपनी मंजिल पे होते हो, ना ही जहां से चले थे वहां पे होते हो। दोनों के बीच की जगह होती है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में इस टर्म की परिभाषा थोड़ी बदल चुकी है। अब लिमिनल स्पेसेस उन जगहों को कहा जाता है जो बनी तो इंसानों के लिए होती हैं, लेकिन अब वहां पे इंसान नहीं है। जैसे कोई खाली पड़ा मॉल, सालों से बंद पड़ा वेयर हाउस, या कोई पार्किंग लॉट, या रात के टाइम हॉस्पिटल। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा लोग होने चाहिए थे, बहुत शोर होना चाहिए था, भरी हुई जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि बनी उसी लिए है पर है खाली, जैसा कि इस फोटो में दिखाई पड़ रहा है। तो ये लिमिनल स्पेसेस भी हमारे दिमाग में एक डर भर देती हैं। जो कोई रात में किसी मरीज के साथ हॉस्पिटल में रुका है उसे पता होगा, स्पेशली सरकारी में, जिस जगह से स्ट्रेचर ऊपर नीचे लेकर जाते हैं, अगर रात में वहां से अकेले जाना पड़ जाए तब पता चलता है। वो जो डर है ना, वही है लिमिनल स्पेसेस का डर, जो ये इमेज भी ट्रिगर कर रही है। और ये लिमिनल स्पेस वाला एस्थेटिक भी 2019 से ही फेमस हुआ, जब ये फोटो फेमस हुई। फोटो में क्या कुछ हमें अजीब लगा, क्या हमारे दिमाग ने पकड़ा, वो तो मैंने आपको बता दिया। पर अभी तक इस फोटो का कोई नाम नहीं था, ना ही फोटो में दिखाई गई जगह का। फिर आता है एक रैंडम यूजर का कमेंट जो इस इमेज को इसका नाम भी दे देता है और बैकरूम्स को उसका पहला डिस्क्रिप्शन भी। ये यूजर लिखता है कि अगर तुम सावधान ना रहे और रियलिटी से नो क्लिप कर गए तो सीधा बैकरूम्स में पहुंच जाओगे, जहां पे कुछ नहीं है सिवाय पुराने मॉइस्ट कारपेट की बदबू के, मोनो येलो की मैडनेस के, और फ्लोरेसेंट लाइट्स की एंडलेस बजिंग के। ऐसी जगह जो लगभग 600 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैली है, और उसमें बस खाली रूम्स हैं जिनमें फंस जाओगे। फिर भगवान ही तुम्हें बचाए अगर तुमने किसी को आसपास भटकते हुए सुन लिया तो, क्योंकि उसने तुम्हें जरूर सुन लिया होगा। ऐसा लिख के उस यूजर ने मजे मजे में ही बैकरूम्स का अच्छा खासा लोर तैयार कर दिया, जिसे पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए। फोटो में जो जगह है उसका नाम बैकरूम्स पड़ गया, और ये बात फिक्स हो गई कि वो जगह हमारी दुनिया में नहीं है, किसी और रियलिटी में है, जहाँ पे नो क्लिप होके पहुंच जाओगे। नो क्लिप एक गेमिंग टर्म है जिसमें बेसिकली आप ग्लिच होके गेम की ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको कभी जाना ही नहीं था, और गेम के अंदर ही वो एकदम अलग
दुनिया दिखाई देती है, जैसे किसी दीवार के पीछे या फ्लोर के नीचे। सोचो कपड़े पे की हुई एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर लगती है, लेकिन जब कपड़ा पलट के आप पीछे से देखते हो तो ऐसी होती है कि देख ही नहीं जाती। तो ये जो हमारी दुनिया है, इतनी सुंदर, इतनी परफेक्ट, इतनी एस्थेटिक, पीछे से इसकी सुंदरता को जो पैरेलल दुनिया होल्ड कर रही है वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं होगी, बल्कि दिमाग घुमा देने वाली होगी। वही आइडिया है बैक रूम्स। तो बैक रूम्स एक पैरेलल वर्ल्ड टाइप की जगह है जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ रूम्स फैले हुए हैं, और इस यूजर ने 600 मिलियन स्क्वायर माइल्स बताया है। पर आपको बता दूं, बैक रूम्स का कोई अंत नहीं है। ये अनएक्सप्लेनेबल जगह है जिसे ना तो नापा जा सकता है और ना ही कोई पूरी तरह इसे बयान कर सकता है। प्लस इस यूजर ने बोला कि इस जगह में कुछ खतरनाक क्रिएचर्स भी रहते हैं। ये था बैक रूम्स का शुरुआती लोर, जिसे पढ़ के इंटरनेट ऐसा पागल हुआ कि ये इमेज वायरल हो गई। फिर हर कोई अपना दिमाग लगाने लगा और बैक रूम्स के लोर को बढ़ाता ही चला गया। बैक रूम्स के कई सारे लेवल बना दिए, जिसमें हर लेवल की दीवार का कलर अलग है या फिर उसमें अलग चीजें हैं, और हर लेवल की कई सारी लेयर्स भी हैं जिन्हें आप मूवी में देखोगे। फिर एंटिटीज भी हैं जो इस सीरीज में ही देख जाएंगी। और क्योंकि थोड़े ही टाइम में बैक रूम्स इतना ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था, इसलिए ओरिजिनल इमेज का सोर्स पता करना जरूरी था, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। 2024 में जाकर ये काम पॉसिबल हो पाया। बैक रूम्स की डेडिकेट कम्युनिटीज बन चुकी थी सोशल मीडिया पे, हर जगह, हर एक ऐप पे अलग, जो लगातार इसका लोर बढ़ा रही थी और इसकी दुनिया को एक्सपैंड किए जा रही थी। तो उन्हीं में से एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी थी जिन्होंने इस इमेज का ओरिजिन ट्रेस किया। वो फोटो निकली 2002 की। ओशकोश विस्कॉन्सिन में एक फर्नीचर स्टोर हुआ करता था, रोनर्स होम फर्निशिंग। ये फोटो उसके अंदर से ली गई थी जब स्टोर की रेनोवेशन चल रही थी। तो ओरिजिन जान के आपको उतनी क्रीपी नहीं लग रही होगी। ये फर्नीचर स्टोर था, इसलिए इतने पार्टीशंस थे और फेक इनर वॉल्स थी, बेड वगैरह शोकेस करने के लिए। ये स्टोर आज भी है, पर अब एक हॉबी शॉप बन चुका है, पूरी तरह रेनोवेट हो गए। और लोग इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि आज भी उस स्टोर में जाते हैं एग्जैक्ट यही जगह ढूंढने जहाँ की फोटो ली गई थी, पर अब मिलती नहीं है क्योंकि सब कुछ चेंज कर दिया गया है। फोटो का ओरिजिन आप जान गए, जो जरा भी क्रीपी नहीं है, लेकिन सदी का सबसे बड़ा क्रीपी पास्ता इसी फोटो ने दिया। क्रीपी पास्ता यानी जो इंटरनेट के अर्बन लेजेंड्स होते हैं, जैसे हमारी प्याज वाली चुड़ैल है, वैसे इंटरनेट पे बैक रूम्स है आज तक का सबसे बड़ा क्रीपी पास्ता। यकीन करो लाखों लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, इसके कट्टर फैन हैं। यूट्यूब पे सर्च करो बैक रूम्स और देखो मिलियंस में व्यूज कई कई घंटों की वीडियोस पे। ऐसी कम्युनिटी है ही नहीं कहीं जो आज भी अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा कर रही है इसे। जेन ज़ी बहुत अटैच्ड है इससे, और जेन अल्फा भी अपने खुद के क्रिएशन मान के चलते हैं इसे। बैक रूम्स का लेजेंड ऐसा वायरल हुआ कि इस पे बहुत सारा मटेरियल बना, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो या फिर गेम्स। पर जो सबसे मेन चीज वजूद में आई वो थी केन पार्सन्स की बैक रूम सीरीज। बिलियंस ऑफ व्यूज है उन वीडियोस पे। इसी सीरीज ने बैक रूम्स का असली लोर सेट किया, जिसे सबसे ज्यादा सीरियस लिया जाता है। 2022 में पहला एपिसोड आया था और अभी सबसे लेटेस्ट एपिसोड आया था 2025 में। अब मूवी आई है जो इसी सीरीज से कनेक्टेड है। आगे मूवी के सीक्वल्स आएंगे और सीरीज में भी एपिसोड्स आते रहेंगे, यानी अभी भी इसका लोर बन रहा है। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा बैकड्रॉप दे दिया हर एक पॉसिबल चीज का। अब चलते हैं बैक रूम सीरीज की दुनिया में। इसकी टाइमलाइन शुरू होती है 1931 में। 16 जुलाई 1931 को आइवन बैक का जन्म हुआ था कार्लोवी वेरी चेकोस्लोवाकिया में। कुछ टाइम बाद ही आइवन की फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, तो आइवन की सारी पढ़ाई वहीं पे हुई। और जैसे जैसे आइवन बड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट जागा न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। अगस्त 1972 में जब आइवन 41 साल का था, तब वो एक मॉडल फ्यूजन रिएक्टर को टेस्ट कर रहा था, लेकिन वो टेस्ट उसका बुरी तरह डिसरप्ट हो गया एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर एक्टिविटी की वजह से। अगस्त 1972 में बहुत ही एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म्स आए थे, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका की इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन ग्रिड को डिस्टर्ब कर दिया था। सैटेलाइट डिसरप्शंस भी हुए थे। यहाँ तक कि यूएस नेवी ने वियतनाम के पास समंदर में जो नेवल माइंस लगा रखी थी, वो भी कई सारी अपने आप फट गई थी। तो उसी इवेंट के बीच एक इंटेंस सोलर फ्लेयर एक्टिविटी की वजह से आइवन की मशीन ओवरलोड कर गई थी और एक ग्रीन ग्लो उजागर हुआ था, जिसने आइवन को हिट किया था। उसी के चलते पहली बार आइवन को बैक रूम्स की झलक दिखाई दी थी, और तभी से बैक रूम्स हमारी दुनिया से अटैच हो गया था आइवन के जरिए, मतलब आइवन को मीडियम बनाकर। और आइवन की ही मेमोरीज का यूज करके बैक रूम्स खुद को बिल्ड करने लगा था। आइवन के ऊपर वो ग्रीन चार्ज पड़ने का इफेक्ट ये हुआ कि उसका दिमाग थोड़ा डैमेज हो गया, मेमोरी पे असर पड़ा और एक आंख भी खराब हो गई। पर जो आइवन ने देखा, फिर वो उसके साथ ऑब्सेस्ड हो गया कि अब तो इसे पाकर ही रहना है। पूरी जी जान लगाकर वो एक डिवाइस बनाने में लग गया, जिसके जरिए बैक रूम्स का एक्सेस पाया जा सके। अपनी लाइफ के 10 साल इस सपने को देने के बाद आइवन ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया, जो आगे जाके रूप लेगा लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक
डिस्टॉर्शन सिस्टम का, जिससे बैकरूम्स का दरवाजा खोला जाएगा। फिलहाल प्रोटोटाइप तैयार करके 10 मई 1982 को आइवन ने उसका डेमो दिया ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में और वो डेमो सक्सेसफुल रहा। उस मशीन का यूज करके एक मेटल बॉल को इस दुनिया से गायब किया गया, यानी बैकरूम्स में भेजा गया एक छोटा सा पोर्टल खोल के। इस सक्सेस के बाद आइवन को एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया ने हायर कर लिया एज वाइस डायरेक्टर। वहां पे आइवन ने काम शुरू कर दिया प्रोजेक्ट KV-31 के ऊपर, यानी बैकरूम्स का एक्सेस पाने के लिए एक परमानेंट दरवाजा खोलना। प्रोजेक्ट का नाम सीधा रेफरेंस है आइवन के बर्थ प्लेस और बर्थ ईयर का, कार्लो विवेरी 1931 KV-31। फिर अप्रैल 1988 में आइवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें उसने बताया कि इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है। उसने बताया कि अगर यूएस गवर्नमेंट हमें अच्छी खासी फंडिंग दे तो हम देश की सारी स्टोरेज, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा बचेगा जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में खर्च होता है वो। सिंपल भाषा में समझाऊं तो उसने बोला सरकार हमें मनचाहा पैसा दे जिसका यूज करके हम एक मशीन बनाएंगे जो बैकरूम्स का दरवाजा खोलेगी, और बैकरूम्स में अनलिमिटेड रूम्स तो है ही, यानी सारी शहरी समस्याएं बैकरूम्स हल कर देगा। बड़े बड़े वेयर हाउसेस नहीं बनाने पड़ेंगे क्योंकि सभी चीजें बैकरूम्स में स्टोर हो जाएंगी असीमित समय के लिए, रख के भूल जाओ बस। ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनानी पड़ेंगी क्योंकि लोगों के रहने का इंतजाम भी बैकरूम्स में ही हो जाएगा। साथ ही साथ ऑफिस भी अंदर ही सेटअप हो जाएंगे क्योंकि जगह अनलिमिटेड है। इससे सरकार का बहुत सारा पैसा बचेगा, मतलब दुनिया बैकरूम्स के अंदर बसाई जाएगी। फिर इंसानों की आबादी चाहे कितनी भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जगह का कोई क्राइसिस पैदा ही नहीं होगा। यूएस गवर्नमेंट को ये फायदे का सौदा लगा और पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, इसलिए फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिसकी बदौलत आइवन ने एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार कर दिया अपने प्रोटोटाइप का बड़ा रूप, लो प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन सिस्टम, और उसके टेस्ट भी चालू कर दिए। 2 जुलाई 1988 को उसका थर्ड टेस्ट किया जिसमें बैकरूम्स की झलक दिखाई दे गई थी, लेकिन कॉन्टैक्ट पूरा नहीं हो पाया। हाँ, पर इन टेस्ट के जरिए उन्हें ये आइडिया मिलता जा रहा था कि सफल होने के लिए मशीन को किस इंटेंसिटी पे यूज करना है और क्या चेंजेस करने हैं। 17 अक्टूबर 1989 को एसिंक ने मशीन का 6th टेस्ट किया जिसमें मशीन ओवरलोड हो गई। टेस्ट बंद करने की वार्निंग मिल रही थी लेकिन बंद किया नहीं गया क्योंकि कुछ बनता हुआ दिख रहा था। ये टेस्ट इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि इसकी वजह से भयानक भूकंप आ गया, लोमा प्रेता अर्थक्वेक, जिसने बहुत तबाही मचाई और बिलियंस का नुकसान किया। इस सीरीज में रियल इवेंट्स को जिस तरह से जोड़ा गया है वो बहुत सही है, जैसे 1972 वाला सोलर स्टॉर्म और ये 1989 वाला अर्थक्वेक। तो मशीन ओवरलोड होने से धरती कांप गई और आखिर में एसिंक की पावर भी चली गई, उनका पूरा सिस्टम तबाह हो गया। लेकिन बैकरूम्स का दरवाजा खुल चुका था। कई लोग इसे थ्रेशोल्ड कहते हैं और कई लोग इस मशीन को थ्रेशोल्ड कहते हैं जो यहाँ पे सेटअप है। ऐसे एसिंक की भाषा में बैकरूम्स को कहा जाता है द कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड को कहा जाता है स्टैंडर्ड। बैकरूम्स का एक्सेस मिलते ही एसिंक ने हैजमेट सूट पहने वर्कर्स अंदर भेजने शुरू कर दिए बैकरूम्स का जायजा लेने के लिए, यानी बैकरूम्स की मैपिंग शुरू हो गई जो कि हो ही नहीं सकती क्योंकि बैकरूम्स का कोई अंत ही नहीं है और ना ही कोई स्पेसिफिक डिजाइन है। जितना अंदर जाओ उतने आपको चेंजेस दिखेंगे और कई ऐसी चीजें भी दिखेंगी जिनकी उम्मीद भी ना की हो, क्योंकि बैकरूम्स लगातार खुद को चेंज करता रहता है। पहले ये खुद को बिल्ड कर रहा था आइवन की मेमोरी से, पर अब क्योंकि हमारी दुनिया में इसका पोर्टल खुल चुका है तो अब ये हमारी दुनिया को मिमिक करने लगा है, यानी हमारी दुनिया से चीजें याद करके अपने अंदर बना रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात तो सबको यही लगी होगी कि इसकी जो सीलिंग है उसमें इतनी लाइट्स कहां से आई, किसने लगाई और इनका पावर सोर्स क्या है। एसिंक को भी यही जानना था, इसलिए 14 नवंबर को एक सीलिंग टाइल और लाइट उतार कर उनका एग्जामिनेशन किया गया ये जानने के लिए कि आखिर इनका मटेरियल क्या है। और मटेरियल एकदम वही था जो हमारी दुनिया में होता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बस टाइल एसिमेट्रिकल थी। लाइट्स बहुत टाइम से ऑन थी, जितना उन्हें चलना चाहिए था अपनी लाइफ से ज्यादा चल रही थी, लेकिन उनका पावर सोर्स क्या है वो पता नहीं चल पाया। लाइट्स में जो पार्ट्स लगे हुए थे सरप्राइजिंगली उन पे मेड इन यूएस लिखा हुआ था। कोई पार्ट्स 1973 के बने हुए थे और कुछ 1975 के। और आपको याद होगा आइवन का पहला कॉन्टैक्ट बैकरूम से 1972 में हुआ था मशीन ओवरफ्लो की वजह से। तब से ही बैकरूम्स ने खुद को बिल्ड करना शुरू किया था आइवन की मेमोरी से, यानी इन लाइट्स और टाइल्स के बनने में शायद आइवन की मेमोरी का बड़ा रोल है। तभी 1972 से पहले का कुछ नहीं मिला। एक और इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि अंदर जितनी भी लाइट्स हैं सब एग्जैक्ट सेम कॉपी हैं। जब से बैकरूम्स का पोर्टल खुला तब से एक बात ये अजीब हुई कि बहुत ज्यादा लोग अचानक ही गायब होने लगे, क्योंकि एसिंक को लगा कि उन्होंने बैकरूम्स को एक्सेस कर लिया, जबकि असल में अब बैकरूम्स हमारी दुनिया को एक्सेस करने लगा था। जगह जगह बैकरूम्स के इनविजिबल पोर्टल्स खुल चुके थे जिन्हें नल जोन्स कहा जाता है, जिनके थ्रू बैकरूम्स में एंटर किया जा सकता है। और एसिंक को अभी नल जोन्स के बारे में कुछ नहीं पता, और क्योंकि ये नल जोन्स कहीं भी खुल सकते हैं और दिखाई भी नहीं देते, इसलिए कई लोग इनमें गिर के बैकरूम्स के अंदर ही फंसे रह गए। 3 फरवरी 1990 को जब एसिंक रिसर्चर्स की एक टीम बैकरूम्स को एक्सप्लोर कर रही थी तब अंदर उन्हें एक आदमी मरा हुआ मिला जिसकी हालत बहुत अजीब थी। ये उन्हीं मिसिंग पर्संस में से एक है जो गलती से नल
नल जोन के जरिए बैक रूम्स में पहुंच गया और फिर बाहर नहीं जा पाया। यहीं पे भटकते हुए भूख प्यास से मारा गया। और अब देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैक्टीरिया उसकी बॉडी पे हावी हो चुका है और आसपास बैक रूम्स में भी फैलता जा रहा है। एसिंक वाले उस बॉडी को रियल वर्ल्ड में ले गए, जहाँ पे अगले दिन उसकी ऑटोप्सी की गई और रियल वर्ल्ड में आते ही उसकी हालत कुछ चेंज हो चुकी थी। मतलब कि हमारी दुनिया और बैक रूम्स का वातावरण एकदम अलग है। ऑटोप्सी में ये बात साफ हो गई। जिस बैक्टीरिया ने उस बॉडी को कवर कर रखा है वो निकला है बेसिलस। इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है इस दुनिया में, पर बैक रूम्स में जब ये आदमी मरा तो वहां के वातावरण की वजह से ये बैक्टीरिया म्यूटेट हो गया और इसने पूरी बॉडी पे कब्जा कर लिया। जिसके बाद ये बैक रूम्स की दीवारों और फ्लोर पे भी फैलने लगा और फैल के ये क्या करता है वो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल ऑटोप्सी में एक और बात सामने आई कि बॉडी पूरी तरह नई सड़ी। कई पार्ट्स पे बैक्टीरिया फैल गया लेकिन कई ऑर्गन्स अब भी अच्छी हालत में है। वही बैक रूम्स का एनवायरनमेंट। एसिंक वालों ने जितना हो सके बैक रूम्स में से उस बैक्टीरिया को साफ करने की कोशिश की, पर शायद पूरा तो नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह वहां पे पनप रहा था। अब ये जो चीजें हैं, ये जो फर्क असली दुनिया के और बैक रूम्स की दुनिया के इस सीरीज में ऐड किए गए हैं, यही लोगों को असली इंटरेस्ट बनाते हैं। खैर, एसिंक की तरफ से बैक रूम्स की एक्सप्लोरेशन जारी रही और अब एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया कि 3 से कम वर्कर्स बैक रूम्स में नहीं जाएंगे। कम से कम 3 होने ही चाहिए। और बैक रूम्स के फ्लोर पे मार्किंग टेप भी लगाई जा रही थी ताकि कोई गुम ना हो जाए। टेप को देखते हुए सही दिशा में वापस पहुंच जाए थ्रेशोल्ड तक। 1 मार्च को एसिंक रिसर्चर्स की एक टीम रूटीन एक्सपीडिशन करने बैक रूम्स में गई, जिसमें थे जॉर्ज लीवाई, मार्विन ली, रॉय मैकार्थी और पीटर टेंच, जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था। ये टीम गई 1 मार्च को थी, लेकिन इस वीडियो में डेट दिखाई गई है 29 फेब, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि 1990 लीप ईयर था ही नहीं। मतलब उस साल 29 फेब आई ही नहीं थी। 29 फेब 1990 ये डेट एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी दुनिया में। यहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि उस दिन बैक रूम्स में कुछ तो गड़बड़ थी। वो गलत दिन था अंदर जाने के लिए, जिसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। कैमरामैन पीटर टेंच अपनी टीम से थोड़ा सा आगे निकला तो उसे एक हॉलवे में से कई सारे लोगों की आवाज आने लगी, जैसे पूरी भीड़ हो। पर वहां पे था कुछ नहीं सिवाय दीवार के। तो यानी वहां पे एक नल जोन है, एक इनविजिबल एंट्रेंस हमारी दुनिया से बैक रूम्स में। किसी क्राउडेड प्लेस में वो नल जोन खुला हुआ है। पीटर की टीम उसके सामने से जा रही थी तो पीटर उनका ध्यान खींचने लगा, उन्हें वो आवाज सुनाने के लिए। पर तभी कैमरा में एक ग्लिच दिखाई दी, जिसके बाद उसकी टीम उसके सामने से गायब हो गई। उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। अपनी टीम की तलाश में पीटर ने बैक रूम्स के अंदर भटकना शुरू कर दिया, जिस बीच उसे कई सारी अजीब लोकेशंस दिखाई दी बैक रूम्स के अंदर ही। अब बात सिर्फ येलो हॉलवेज तक सीमित नहीं थी। बैक रूम्स के अंदर और भी कई चीजें दिखाई पड़ रही थी, जैसे पेड़ों के वॉलपेपर वाली दीवारें और उनके पास एक फार्म हाउस। यहाँ तक कि वहाँ पे टूल्स भी रखे थे। पता चल रहा है कि बैक रूम्स हमारी दुनिया को मिमिक कर रहा है और अभी वो उतना एक्यूरेट काम नहीं कर पा रहा। पूरे पेड़ नहीं बना पा रहा तो वॉलपेपर से ही काम चला लिया, लेकिन अडेप्ट बहुत जल्दी कर रहा है। खैर, भटकते हुए पीटर एक बंद रूम तक पहुंच गया, जिसमें दरवाजा भी था। दरवाजा खोल के जैसे ही वो अंदर घुसा, ऊपर लगी ग्रीन लाइट्स रेड हो गई और एकदम से मानो पैनिक मच गया। ये वीडियो यहीं तक थी, लेकिन पीटर की कहानी आगे कंटिन्यू होगी और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि पीटर के साथ असल में हुआ क्या। पीटर की साइड हमने देख ली। अब इधर उसकी टीम को काफी देर बाद पता चला कि पीटर उनसे अलग हो चुका है। ये जानकर टीम उसी टाइम बैक रूम से बाहर आ गई। अगले 3 दिन बैक रूम्स के अंदर पीटर को ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, जिसके चलते एसिंक ने क्या किया, पीटर के डिसअपीयरेंस को कवर अप कर दिया ताकि बैक रूम्स को लेकर डर ना फैले और सरकार फंडिंग ना रोक दे। एसिंक ने एक फेक कार एक्सीडेंट करवा के पीटर की फैमिली को ये बोल दिया कि वो एक्सीडेंट में मारा गया और फिर कंपनी ने ही उसका फ्यूनरल अरेंज किया। ऐसा करके एसिंक ने बात दबा दी, लेकिन एसिंक को ये भी पता चल चुका था कि बैक रूम्स में कुछ तो घटित हुआ है। इसलिए एसिंक ने बैक रूम्स के अंदर अपना पहला आउटपोस्ट बनाना शुरू कर दिया थ्रेशोल्ड के सामने ही, ताकि बैक रूम्स के जो अंदर बाहर जाने की एक्टिविटी है उसे और ढंग से संचालित किया जा सके। या फिर ऐसा कहूं कि अगर बैक रूम्स के अंदर कोई खतरनाक प्रजाति रहती है, जैसे एलियंस या कोई और एंटिटी, तो वो सीधा थ्रेशोल्ड के जरिए हमारी दुनिया में एंटर ना हो सके। जो वर्कर्स बैक रूम्स के अंदर जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन कर दिया। मतलब जो टीम अंदर जाएगी वो हर टाइम रेडियो के जरिए बाहर बैठे रिसर्चर्स के कांटेक्ट में रहेगी, इन केस कुछ गलत हो गया तो। और कोई अजीब एक्टिविटी नोटिस करने के लिए एसिंक ने 5 मार्च को बैक रूम्स के अंदर मोशन डिटेक्शन कैमरा सेटअप कर दिए। बैक रूम्स का तो कोई अंत नहीं, इसलिए पूरे में तो करने का सवाल ही नहीं उठा। इसलिए बैक रूम्स के एक छोटे से एरिया में कैमरास लगाए गए, जिस एरिया को वो एक्सप्लोर कर रहे थे सब डिवीजन ए के नाम से। कैमरास का काम ये था कि जैसे ही उनके सामने कोई हरकत होगी या फिर कोई नॉइस सुनाई देगी तो कैमरे अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे। इससे एसिंक को आइडिया हो जाएगा कि उनके पीछे बैक रूम्स के अंदर क्या होता है। ज्यादा कुछ सीरियस तो एसिंक ने नहीं सोचा था, मगर कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसने रोंगटे खड़े कर दिए। वैसे तो कई डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड हुई, पर उनमें सबसे मेन दिखा सीलिंग पे चिपका हुआ एक
क्रिएचर जो बस एक पल के लिए झांका फिर वापस चला गया, यानी वो कोई स्मार्ट एंटिटी थी। और बैकरूम्स में जो एंटिटीज पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं लाइफ फॉर्म। ये आई कहां से वो भी अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि बैकरूम्स के अंदर एंटिटीज हैं जो शायद खतरनाक भी साबित हो सकती है। लेकिन ये बात पता किसे चली? सिर्फ एसिंक सुपरवाइजर्स को, जो फुटेजेस को देखते हैं। सभी वर्कर्स को ये बात पता नहीं चली और ना ही सुपरवाइजर्स ने बताई, वरना फिर बैकरूम्स के अंदर कौन जाता? जब तक खतरे से अनजान है तब तक ही तो वर्कर्स जा रहे हैं। 11 मार्च तक एसिंक ने थ्रेशोल्ड आउटपोस्ट लगभग बना लिया और इस बीच लगातार एक्सपेडिशन तो चल ही रहा था, जिसमें वर्कर्स को कई अजीब लोकेशंस मिल रही थी। जैसे एक रूम जिसमें ना लाइट्स थी और ना ही वॉलपेपर, और एक रूम जिसमें एक पाइप से पानी निकल रहा था। जी हाँ, बैकरूम्स ने पानी कॉपी कर लिया। इसके अलावा एक गैलरी डिस्कवर की जिसमें पेंटिंग्स लगी हुई थी और आप देख सकते हो यहाँ पे सीलिंग टाइल्स, लाइट्स, वॉलपेपर सबका हिसाब थोड़ा अलग है। अब तक एसिंक ने नल जोन्स की थ्योरी भी तैयार कर ली थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस बीच एसिंक ने बहुत सारे लोगों को हायर करके अपने स्टाफ को भी बढ़ा लिया था, जिनमें सबसे मेन आदमी जिसने ज्वाइन किया वो था सीनियर इंजीनियर क्लाइड, जिसका काम था सीधा I1 को रिपोर्ट करना। 6 मई को एक और टीम बैकरूम्स को एक्सप्लोर करने गई, जिसमें थे जॉर्ज लीवाई और मार्विन ली, जो कि उस टीम का हिस्सा भी थे जिसमें से पीटर गायब हुआ था। इस बार मार्विन कैमरामैन है। उन दोनों के अलावा है मार्क ब्लूम, जो उस वाली टीम में था जिन्हें वो बैक्टीरिया से कवर्ड बॉडी मिली थी, और फोर्थ पर्सन है किम। चारों बैकरूम्स के एक ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां पे लाइन से कई सारे पिटफॉल्स थे और उनके आखिर में था एक दरवाजा। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पिटफॉल्स एक जैसे हैं, बस इस वाले में हल्का सा फर्क है। मार्क बड़े ध्यान से उस दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें भी खुली रह गई। उस रूम में कुछ तो बहुत विचित्र था जिसे वो देखता रह गया, और हम सिर्फ ग्रीन ग्लो की झलक देख पाए, जो कि पहली बार I1 ने देखा था कभी। मार्क ने मार्विन को अपने पास बुलाया ताकि वो कैमरा से रिकॉर्ड कर सके, लेकिन पिटफॉल्स को पार करते करते उसी अलग पिटफॉल के पास जाते ही कैमरा में ग्लिच हुआ और मार्विन गिर पड़ा एक पिटफॉल के अंदर, जिसने मार्विन को एक अलग ही एरिया में पहुंचा दिया जिसका थीम कुछ अलग था, लेकिन अंत उसका भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब सोचो ऊपर कितने सारे पिटफॉल्स हैं और हर एक पिटफॉल ऐसे अलग एरियाज में लेके जाएगा जिनके अलग थीम होंगे, और ये सारे पिटफॉल सिर्फ एक छोटी सी जगह में है। जब कहते हैं कि बैकरूम्स का कोई अंत नहीं है तो उसका आइडिया आपको अब लगना शुरू हो चुका होगा। मार्विन जहां पे गिरा वहां से वो वापस नहीं जा सकता था जब तक कि टीम रस्सी फेंक कर उसे ऊपर ना खींच ले। एक टीम मेंबर ऑलरेडी रस्सी लेने वापस जा चुका था। मार्विन को सिर्फ वेट करना था, पर तभी उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई परेशानी में है। तो उसे सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह से होते हुए वो जा पहुंचा एक रेड नेबरहुड तक, जिसमें रोड भी था, घर भी थे, लाइट्स भी थी, पेड़ भी थे और तारों से भरा हुआ आसमान भी था। सब कुछ बैकरूम्स के अंदर, जो बैकरूम्स ने खुद बनाया हमारी दुनिया से चेप के। जिस घर से आवाज आ रही थी मार्विन ने उसका दरवाजा खोला तो अंदर उसे मिले उल्टे टर्न साइंस। इससे पता चलता है कि बैकरूम्स चीजों को बनाने में अब भी गड़बड़ी कर रहा है, पर बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है पहले से। मार्विन अंदर जाता है तो उसे ऐसी निशानियां मिल जाती हैं जिनसे ये कहा जा सके कि वहां पे कोई आदमी रह रहा है, जैसे कि एक बैग, कार्डबोर्ड का बना बेड और जूते। कई नंबर्स भी पड़े हुए मिलते हैं। आवाज भी लगातार आ ही रही थी। लगता है जैसे सच में किसी घर का बेसमेंट है, पर आगे जाता है तो फिर वही एंडलेस हॉलवे शुरू, जिसमें जूम करने पर उसे पता चलता है कि जो चिल्ला रहा है वो कोई आदमी नहीं है बल्कि वो एक लाइफ फॉर्म है, एक एंटिटी जो आक्रामक है। वो चिल्लाते हुए भाग के मार्विन की तरफ आने लगी तो मार्विन को भी जान बचाकर भागना पड़ा। जैसे तैसे वापस उसी जगह पे पहुंचा जहां पे ऊपर से गिरा था और वहां से उसे रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया गया। टीम वापस थ्रेशोल्ड पे पहुंची तो वहां पे उन्हें खड़ा हुआ मिला सुपरवाइजर एंथनी डॉकिंस। जो फुटेज मार्विन के कैमरा में रिकॉर्ड हुई, 2 सुपरवाइजर्स ने उसे देखा जिनमें से एक क्लाइड भी था, और देखकर वो दोनों ही कांप गए। एक ऐसी एंटिटी जो आदमी की आवाज निकाल कर अपनी तरफ बुलाती है फिर अटैक कर देती है, ये सीरियस मामला है, लेकिन अभी इसे बाहर नहीं आने दिया जा सकता क्योंकि अभी फंडिंग भी तो चाहिए। और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी के लिए उस एरिया को बंद कर दिया जाए, तो उनके ऑर्डर्स पे उस पिटफॉल्स वाले एरिया को सील कर दिया गया एक टेम्परेरी बैरिकेडिंग करके। इसके अलावा आउटपोस्ट विंडो पे इंस्टॉल कर दिया एक ब्लास्ट शील्ड, ताकि कोई एंटिटी आउटपोस्ट के अंदर ना आ सके। थ्रेशोल्ड तक आना या उसके पार आना तो दूर की बात। 8 मई को डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले बैक रूम्स का टूर करने आए। एसिंक ने उन्हें एक सेफ स्पेस का टूर करवा दिया और उनके सामने अपना प्रॉपर प्लान रखा, वही कि हम पूरे अमेरिका का स्टोरेज बैक रूम्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे लोग भी रह पाएंगे, ऑफिस भी चल पाएंगे
जाएंगे, यहाँ तक कि अंदर मेट्रो भी चल पाएगी। पूरे अमेरिका का एक ही शहर बस जाएगा बैकरूम्स के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई सरफिरा हुआ तो पूरी दुनिया पे बॉम्ब मार के बोलेगा वो बैकरूम्स में रह लो, 1 साल का फ्री ट्रायल। अब आप सोचोगे कि डेली बेसिस पे असली दुनिया से बैकरूम्स के अंदर इतनी ट्रांसपोर्टेशन होगी कैसे? अमेरिका तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो ये एसिंग के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक थ्रेशोल्ड बनाया है वैसे ही कई सारे बनाए जाएंगे पूरे अमेरिका में, जहां से आना जाना हुआ करेगा, लाइक मेट्रो स्टेशन। और ट्रक वगैरह के लिए बड़े साइज के थ्रेशोल्ड्स बनाए जाएंगे लाइक टोल्स। ये होगा फ्यूचर जिसमें अमेरिकन सरकार बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब इस सीरीज में, वरना इलॉन मस्क मार्स पे जाना कैंसिल ना कर देता। पूरा प्लान बताने के बाद एसिंक वाले डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के ऑफिशियल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे बात करने लगे कि तभी आउटपोस्ट का अलार्म बज गया, क्योंकि उसके अंदर कोई आ चुका था और वो था पीटर टेंच, जो 2 महीने पहले गायब हो गया था। आज अचानक कैसे प्रकट हो गया? अचानक नहीं हुआ। आपको याद होगा पीटर के कैमरा में ग्लिच हुई थी, उसके बाद उसकी टीम गायब हो गई थी, पर असल में टीम वहीं पे थी, पीटर गायब हो गया था, बल्कि टेलीपोर्ट होके फ्यूचर में पहुंच गया था 2 महीने आगे। फिर भटकते हुए वापस थ्रेशोल्ड तक पहुंचा था, जो कि अब पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि वहां पे आउटपोस्ट बन चुका था 2 महीनों में। जो हमें रूम लग रहा था जिसमें ग्रीन लाइट्स रेड हो गई थी, वो आउटपोस्ट ही है जिसमें पीटर अब आके खड़ा हुआ है 2 महीने बाद। पर पीटर के हिसाब से ये तो सेम दिन है, 2 ही घंटे बीते हैं, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि इसकी टीम तो वही थी, ये टेलीपोर्ट हो गया था फ्यूचर में आज के दिन 1 मार्च, जो कि उस दिन बैकरूम्स में 29 फेब था, उससे सीधा 8 मई को। एसिंग को ये नई बात पता चली बैकरूम्स के बारे में कि टाइम भी वहां पे ट्विस्ट हो सकता है। अब पीटर तो सुपरवाइजर क्लाइड के ज्वाइन करने से पहले गायब हुआ था, इसलिए क्लाइड को उसके बारे में पता नहीं था, पर हैजमेट सूट से पता चल रहा था कि बंदा अपना ही है। क्लाइड ने यह जानकारी सीधा आइवन को दी, पर आइवन को पहले ये जानना था कि डील का क्या हुआ, तो क्लाइड ने उसे बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट डन हो चुका है। ये जानने के बाद आइवन ने बताया कि पीटर को एक सिक्योर रूम में ले जाओ और उसके वापस आने की फुटेज वगैरह मिटा दो। पीटर को कस्टडी में लेकर एसिंक वाले उस पर टेस्ट वगैरह करने लगे, ये पता करने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला। 2 महीने गायब रहने के बावजूद पीटर की हेल्थ पे जरा भी असर नहीं था, वो भूखा प्यासा रहा ही नहीं। इसे डॉक्टर्स तो परेशान हो चुके थे, पर सुपरवाइजर्स ने पीटर के कैमरा की फुटेज और उसमें हुई ग्लिच से अंदाजा लगा लिया कि पीटर सीधा 2 महीने आगे टेलीपोर्ट हो गया। ये पास से सीधा यहाँ पहुंच गया है आज। तो जिस जगह से वो टेलीपोर्ट हुआ था, एसिंक ने वहां पे सेंसर्स वगैरह लगा दिए ताकि कुछ पता चले। इस बीच पीटर को कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो पीटर मर चुका है ना। एसिंक ने तो उसका फ्यूनरल तक करवा दिया था, तो अब उसे बाहर कैसे जाने दें, इस बारे में एसिंक विचार कर रही थी। पर इस बीच पीटर बेचैन होने लगा था, वो अजीब ड्राइंग्स बनाने लगा था, जिनसे पता चलता है कि वो पैरानॉइड होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि वो अभी बैक रूम्स के अंदर ही है, ये सब बैक रूम्स का छलावा है जिसमें वो फंसा हुआ है। वो असली थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा, बल्कि बैक रूम्स के अंदर ही एक नकली थ्रेशोल्ड है। यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा जब तक असली थ्रेशोल्ड को नहीं ढूंढ लेता, जो कि पीटर को याद है कि ऐसा तो नहीं दिखता। तो 22 मई को पीटर अपने रूम से भाग निकला और वापस बैक रूम्स में घुस गया असली थ्रेशोल्ड की तलाश में, जो उसे असली दुनिया तक लेकर जाएगा। 25 मई को एसिंक वाले डिसाइड करते हैं कि फिर से पिटफॉल्स वाले एरिया में जाना चाहिए पिटफॉल्स को बंद करने के लिए। तो सबसे पहले वो बैरिकेडिंग हटा के एक रोवर को अंदर भेजते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वो लाइफ फॉर्म गड्ढे से निकल के ऊपर तो नहीं आ गई। लेकिन एरिया साफ था, इसलिए टीम वहां पे पहुंच गई, जिसमें थे मार्क, मार्विन और जॉर्ज, जो पहले भी आए थे। उन्होंने जाके जायजा लिया, इतने में बाकी वर्कर्स भी आ गए। फिर वो ग्रुप बढ़ गया 2 टीम्स में। टीम ए पिटफॉल्स को कवर करके रूम 14D तक जाने के लिए रास्ता तैयार करने लगी, और टीम बी निकल गई एक अलग रूम चेक करने, रूम 14C। टीम बी में थे मार्क, मार्विन और रैंडल। खास बात यह है कि इस बार मार्क के हाथ में शॉटगन थी, अगर कोई लाइफ फॉर्म देख जाए तो उससे निपटने के लिए। रूम 14C में पूरा अंधेरा था, यानी वहां पे लाइट्स नहीं थी और दीवारें भी सफेद थी। एक दीवार पे उन्हें एक मैप बना हुआ मिला, जिन्हें देखकर वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये बनाया किसने, और इसका जवाब उन्हें जल्दी मिल गया जब एकदम से किसी ने मार्क पे हमला बोल के उसके हाथ से गन छीन ली, और वो था पीटर। वही इस एरिया में भटक रहा है अपने असली थ्रेशोल्ड की तलाश में, और उसी ने दीवार पे ये मैप बनाया। पीटर ने जैसे ही गन छीनी, मार्क ने टीम ए के पास रेडियो से मैसेज भेज दिया कि पीटर ने हमारे ऊपर गन तान दिया। पीटर उसे मना कर रहा था, पर वो चुप नहीं हुआ, इसलिए पीटर ने उसे गोली मार दी और वो तड़पता रह गया। इसके बाद पीटर वहां से भाग निकला और थ्रेशोल्ड से निकल के सीधा फ्रेट एलिवेटर लेकर फैसिलिटी से बाहर निकल गया। तो उस रात एसिंक ने एक भी वर्कर को घर नहीं जाने दिया, कहीं ये बात बाहर न निकल जाए। अगले दिन एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी वर्कर्स को पीटर के बारे में बताया गया कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी, क्योंकि वो 2 महीने टाइम जंप कर गया था। कल वो एक वर्कर को गोली मार के भाग निकला, लेकिन हमें बाहर उसकी डेड बॉडी मिली। भागते भागते वो ऐसा गिरा के पत्थर पे सर लगने से मारा गया। अब बेहतर यही होगा कि हम सब उसकी बात ना करें। ये प्रोजेक्ट KV-31 हम सबसे बढ़कर है। आप जानते ही हो कि एसिंक ने पहले भी कवर अप के लिए पीटर की फेक डेथ की न्यूज फैलाई थी, और अब दोबारा वही किया है। पीटर को एसिंक ने खुद मार दिया ताकि उनकी रेपुटेशन
कम्युनिकेशन ना बिगड़े। बाकी वर्कर्स ने तो पीटर को साइड कर दिया, लेकिन मार्विन जो कि पीटर का दोस्त था उसे ए सिंह का ये रवैया रास नहीं आ रहा था। मार्विन ने जॉर्ज से इस बारे में बात की कि आज पीटर के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, पर जॉर्ज का कहना था कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ए सिंह हमारा ध्यान रखेगी और ऐसा दोबारा नहीं होने देगी। 29 मई को जॉर्ज कैमरा लेके जाता है बैक रूम्स के रूम 14D में, वही पिटफॉल्स के आखिर वाला रूम जिसमें मार्क को कुछ दिखाई दिया था। जॉर्ज देखता है कि उस रूम का वॉलपेपर खिंचा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब है कि रूम एक्सपैंड हो रहा था। ग्रीन ग्लो का यही मतलब है। यहाँ वर्कर्स उस दीवार पे टेप से कुछ रेक्टेंगल्स मार्क कर रहे हैं जो शायद नल जोन्स बने हैं दीवार खींचने से। जिस तरफ दीवार खींची थी वहां पे एक रूम बन चुका था जिसके अंदर सामान भी था, लेकिन अजीब तरह से धंसा हुआ। आप देख सकते हो इस रूम में पिटफॉल्स भी हैं जो पूरे नहीं हो पाए। इसका मतलब कि जब मार्क ने दरवाजा खोला था तब ये रूम बन रहा था, पर मार्क ने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए ठीक से नहीं बन पाया। पिटफॉल्स के जरिए ये और एक्सपेंड होता, पर फिलहाल डेड एंड है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। पहला एंड जो बैक रूम्स का मिला वो भी किसी के आने की वजह से ये पूरा नहीं बन पाया। इसके बाद ए सिंह बैक रूम्स के और अंदर गया और अंदर और कैमरास लगाए गए, साथ ही और आउटपोस्ट बनाए गए अंदर ही, ताकि अंदर से मॉनिटरिंग की जा सके। इसका हिंट आपको मूवी में मिलेगा क्योंकि टाइमलाइन में मूवी यहीं पे आती है। उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, मूवी को अलग से ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 4 जुलाई 1991 में। केन नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था जिसे आप केन पार्सन्स ही समझ लो। उसे पता नहीं था कि वहां ग्राउंड में ही एक नल जोन खुला हुआ है, तो शूट करते करते वो उस नल जोन में गिर के पहुंच गया सीधा बैक रूम्स में। फिर वो भी वहां पे भटका और एक दीवार पे उसे काफी अजीब चीजें बनी हुई दिखाई दी। वहीं पे उसके पीछे पड़ गया एक लाइफ फॉर्म। उससे बचने के लिए केन एक गड्ढे में कूद जाता है और पहुंच जाता है एक अलग ही फ्लोर पे, जिसे आप लेवल भी कह सकते हो, जहां पे एकदम ही अलग एरियाज उसे दिखाई देते हैं। एकदम विशाल और दिमाग घुमा देने वाले स्ट्रक्चर्स, जिन्हें देख के पता चलता है कि बैक रूम्स हमारी दुनिया से कितना कुछ चेप चुका है। इवन ए सिंह की फैसिलिटी और आउटपोस्ट से भी बहुत कुछ चेप चुका है। तो क्या हो अगर बैक रूम्स थ्रेशोल्ड को ही कॉपी कर ले तो अनलिमिटेड बैक रूम्स खुल जाएंगे एक के अंदर एक। खैर, भटकते हुए केन वापस ऊपर वाले येलो फ्लोर पे पहुंच गया, जहां पे लाइफ फॉर्म फिर से उसके पीछे लग गया। उससे बचने के लिए केन एक बार फिर एक गड्ढे में कूदने वाला था, लेकिन उससे पहले लाइफ फॉर्म ने उसे पकड़ लिया। सिर्फ उसका कैमरा गड्ढे में गिरा और नल जोन से होते हुए पहुंच गया वापस असली दुनिया में। और ये नल जोन देख लो कहाँ खुला हुआ है, आसमान में। पर सबसे अजीब बात यह है कि केन बैक रूम्स में गिरा था 1991 में, लेकिन उसका कैमरा बाहर गिरा है 1996 में। एक और टाइम ट्विस्ट। इसके बाद हम आते हैं 19 अगस्त 1995 में। मेडिसन नाम की लड़की के गैरेज में एक छोटा सा नल जोन खुल चुका है जिसे उसने मार्क कर लिया है, और वो उसमें सामान गिरा के कैमरा पे गायब करके दिखा रही है, जैसे बॉल वगैरह। ये सब ट्रिक्स करने के बाद वो एक टेप से उसकी गहराई नापने लगी, और क्योंकि उसने रियल वर्ल्ड से बैक रूम्स में कुछ डाला लेकिन छोड़ा नहीं, उसे पकड़ के रखा, तो उस वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और नल जोन इतना एक्सपैंड हो गया कि कैमरा समेत उसने मेडिसन को भी अंदर खींच लिया। फिर मेडिसन ने भी भटकना शुरू किया, तो उसे भी बहुत अजीब एरियाज मिलने लगे जिनमें अजीब चीजें रखी हुई थी जो कि बैक रूम्स ने खुद ही बनाई, जैसे अजीब फर्नीचर, एक अजीब होल और एक कई सारे फ्लोर वाला कमरा जिसकी टाइल्स गिर रही थी ऊपर से। आगे बढ़ी तो उसे एक कार दीवार में क्रैश हुई मिली। एक फुटेज के जरिए हमें पहले भी दिखाया जा चुका है कि हाईवे पे चलती हुई कार्स भी कई बार नल जोन्स का शिकार बन जाती हैं। तो ये कार भी ऐसे ही बैक रूम्स में पहुंची फुल स्पीड में और सीधा क्रैश हो गई, जिस वजह से इसका ड्राइवर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया। उसके खून के निशानों का पीछा करते हुए मेडिसन एक रूम में पहुंची जिसमें एक फोटो लगी हुई थी और पूरे रूम में अजीब सी बेलें उगी हुई थी, पर असल में वो था लाइफ फॉर्म जो मेडिसन के पीछे लग गया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये लाइफ फॉर्म बनती कैसे है। वो जो इंसानी गट वाला बैक्टीरिया था वो म्यूटेट होकर ऐसा फैल जाता है और बन जाता है लाइफ फॉर्म। जैसे यहाँ पे जो ड्राइवर आके मर गया होगा तो उसकी बॉडी वाला बैक्टीरिया उसकी बॉडी पे हावी हुआ, फिर पूरे रूम में फैल गया, और यही बैक्टीरिया जिस भी पर्सन के अंदर से निकलता है उसी की लाइफ फॉर्म को मिमिक करता है, यानी उसकी आवाज, उसके बोलने का तरीका, कुछ लाइंस, यहाँ तक के चाल ढाल भी। जैसे बैक रूम्स चीजें मिमिक करता है, तो लाइफ फॉर्म में भी इंसानों का ही योगदान है। बैक रूम्स का अपना कुछ नहीं है। इसे अपनी दुनिया से कनेक्ट करके समझो पंगा कर लिया बहुत। वो लाइफ फॉर्म मेडिसन के पीछे लग जाता है और उससे बच के भागते हुए मेडिसन को कई बार ग्रीन ग्लो दिखाई देता है, जिसका मतलब अब हम जानते ही हैं बैक रूम्स एक्सपैंड कर रहा है, वो भी लगातार। यही लाइट केन को भी दिखाई दी थी पिछली फुटेज में। अब आखिर में मेडिसन एक तंग जगह में से होते हुए छुप गई। उसे लगा कि लाइफ फॉर्म उस तक नहीं आ पाएगा, पर तभी दीवारें स्ट्रेच होने लगी और ग्रीन ग्लो उसी जगह पे आ गया जहाँ पे वो छुपी थी। मेडिसन उस ग्लो के बीच में फंस गई। आगे उसका क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन उसका कैमरा असली दुनिया में जरूर पहुंच गया था। तभी तो कोई घर में बैठकर उस टेप
को देख रहा है जो कि आइवन ही हो सकता है। एक फुटेज में हम वही घर देख पाते हैं जिसकी कॉपी हमने अभी बैक रूम्स में देखी थी, जिसमें वो लाइफ फॉर्म पनप रही थी जो मेडिसन के पीछे लगी। सेम फोटो इस फुटेज में दिखाई देती है। तो शायद ये कार ड्राइवर का घर होगा जिसकी मेमोरी से बैक रूम्स ने उसके घर को ही तैयार कर दिया। अब आप ये भी जान गए हो कि जो लोग बैक रूम्स के अंदर जाते हैं, बैक रूम्स उनकी मेमोरी का यूज करके भी खुद को बिल्ड करता है। 1995 के आसपास ही हम रवि नाम के लड़के को देखते हैं जिसे अपने घर के बेसमेंट में से कुछ आवाज आती है। नीचे जाके देखता है तो स्लाइडिंग डोर टूटा हुआ मिलता है और सामने दीवार भी टूटी हुई थी जिसके पार येलो लाइट दिखाई दे रही थी। तो यानी वहां पे नल जोन खुला और उसमें से कुछ निकला, पार हुआ और उसकी खिड़की को तोड़ते हुए निकल गया। शायद ऐसा हो सकता है। रवि दीवार के अंदर घुस जाता है और सीधा पहुंच जाता है बैक रूम्स में, वो भी एकदम परफेक्टली बनी हुई ऑफिस स्पेस में। बैक रूम्स किस लेवल की चेपा चेपी करने लगा है ये उसका आइडिया दिया जा रहा है। पहले कुछ भी ढंग का नहीं बनाता था पर अब छोटी से छोटी डिटेल पकड़ने लगा है। जैसे जैसे रवि बैक रूम्स में घूमने लगता है उसके साथ साथ हमारे भी होश उड़ने लग जाते हैं बैक रूम्स की कारीगरी देखकर। बैक रूम्स ने एक पूरी रेड सिटी बना ली थी अपने अंदर, और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बना लिए थे जैसे कि स्पीकर्स, रेडियो वगैरह जिनमें गाने भी बज रहे थे। इमेजिन करो बैक रूम्स क्या क्या मिमिक कर सकता है। साथ ही सूरज बना हुआ दिख रहा था बार बार, और वो वाला सूरज जिससे हम तो फेमिलियर हैं। रवि खोया है बैक रूम्स में, उसे रवि ही दिखाई दे रहा है दीवारों पे। अंग्रेज नहीं समझे होंगे पर हम तो समझ गए। एक आइडिया हमें ये भी लग गया कि बैक रूम सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, उसके नल जोन्स पूरी धरती पे ओपन हो चुके हैं और वो अलग अलग देशों से उठा के चीजें चेप रहा है, जैसे कि चाइना। अब बैक रूम्स इतना माहिर हो गया है कि कुछ भी नहीं छोड़ रहा, सब कुछ कॉपी करके बना दे रहा है। पर क्या आपने सोचा कि सबसे मेन चीज तो इसने अब तक बनाई ही नहीं, इंसान। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि जब भटक रहा था तो काफी देर से कोई चीज उसका पीछा कर रही थी, बहुत ज्यादा स्मार्ट चीज जिसने मौका देखकर रवि को घेरना चाहा। और वो क्या था? इंसान की कॉपी, जिसे कहते हैं स्टिल लाइफ। बैक रूम्स जो इंसान की कॉपी बनाता है वो डमी जैसी होती है, इसलिए स्टिल लाइफ कहते हैं। लेकिन ये वाला एकदम अलग है, तेज है, शातिर है, खतरनाक है, एकदम शिकारी मानसिकता वाला है। जैसे तैसे करके रवि ने उससे पीछा छुड़ाया और फिर आगे बढ़ा तो उसे केवमैन का कटआउट मिला। ये कहां से आया वो आपको मूवी देख के पता चल जाएगा। खैर, आखिर में रवि एक परफेक्ट बने हुए घर में पहुंच गया जहां दीवार के पीछे से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। रवि उसे सुन पा रहा था और वो रवि को, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। बीच में दीवार थी, उस आदमी की साइड असली दुनिया की और रवि की साइड बैक रूम्स की। रवि ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ से निकाल लो, तो रवि की हेल्प करने के लिए उस आदमी ने दीवार से थोड़ी छेड़छाड़ की, जिस चक्कर में वो खुद नल जोन में गिर गया और पहुंच गया होगा बैक रूम्स के किसी एरिया में। इसके बाद रवि समझ गया कि वो नहीं बचने वाला। आखिरी रिकॉर्डिंग उसकी हम देख पाए जब वो रेड सिटी में जाके बैठा हुआ था और अब बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है उसे अंदर ही फंसे हुए। कैमरा की बैटरी डेड होने वाली है, इसलिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें उसने ऐसी बात बोली जो इंसानों को परेशान कर दे। उसने बोला, आसमान कैसा दिखता है मैं याद नहीं कर पा रहा। बस यहीं पे कैमरा डेड हो गया। ये थी बैक रूम सीरीज की पूरी टाइमलाइन। अभी तक इस सीरीज में इतना ही दिखाया गया। जो मूवी आई है वो भी इसमें एडिशन है, पर उस पे मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको बैक रूम्स की शुरुआत बता दी, उसका ओरिजिन बता दिया और कैसे फेमस हुआ, क्या हुआ और किसने किया वो भी बता दिया। सीरीज का लोर कैसे बनते बनते बना और अभी कहाँ तक पहुंच चुका है आप अच्छी तरह जान चुके हो। अब अगर मूवी देखोगे तो आपको मक्खन लगेगी, सब कुछ समझ आता चला जाएगा अपने आप। तो मेरी वीडियो आने से पहले आप जरूर से मूवी देख सकते हो। वीडियो में आपको पता ही है बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। बाकी केन पार्सन्स का कहना है कि इस सीरीज का लोर सेट करने में कम से कम 15 साल का समय जाएगा, मतलब अभी कोई जल्दी नहीं है। जब भी कोई एडिशन होगा इस सीरीज में उस पे मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी इतनी गहरी डाइव मारी है तो इसे चैनल की पक्की प्लेलिस्ट में से एक बनाना ही पड़ेगा। मुझे बैक रूम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर जो मेरी कुलाड़ी पे पैर मारने वाली आदत है उसके चलते मैंने वीडियो ऑन डिमांड रख दी जिसमें बैक रूम्स को सबसे ज्यादा वोट मिले। फिर मुझे बैक रूम्स के बारे में सब कुछ जानना ही पड़ा, जिसमें बहुत टाइम चला गया। और फिर वो सब आसान भाषा में कैसे समझाना है, लिखना सब कुछ कैसे है, मेरे अपने ख्याल, उस सब में बहुत उलझा मैं, पर आखिरकार ये वीडियो बनी गई। आई होप अब बैक रूम्स आपके लिए कोई मुश्किल टॉपिक नहीं बचा होगा, बल्कि इंटरेस्टिंग बन गया होगा। अब आप भी सक्सेसफुली इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि बैक रूम्स देख के आपको क्या फीलिंग आती है। जो लोग पहले से बैक रूम्स प्रेमी हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, वो कैसे जुड़े इसमें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपडेट्स पाने के लिए आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा बैक रूम्स मूवी के ब्रेकडाउन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।